नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। हम पढ़ रहे थे NCERT कक्षा 5 हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 4 नन्हा फनकार, और ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का आधा पोर्शन कवर कर लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि केशव जो 10 साल का बच्चा है, केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था और केशव के पापा स्टोन कार्विंग्स का काम कर रहे हैं। कहानी में ये भी पढ़ा कि केशव भी अपना काम सीख ही रहा था जब एक दिन बादशाह अकबर अचानक से उसके पास आकर उसके काम से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उससे आकर ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करने लगे थे। पार्ट 1 वीडियो को हमने ख़त्म किया था इस पेज पर, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि पहरेदार का ये इंटरप्शन, ये दखलंदाजी अकबर जी को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने उसे गुस्सा आकर वहाँ से चले जाने को कहा था और प्यार से केशव की तरफ देखते रहे थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। नरम यानी कि किसी चीज का सॉफ्ट होना। नरम आवाज माने धीरे से, एकदम प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, केशव। उसने नपा तुला जवाब दिया। नपा तुला जवाब मतलब किसी चीज को नाप तोल कर एकदम शॉर्ट में प्रिसाइज आंसर देना। जैसे हमसे अगर कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो हम फुल सेंटेंस में आंसर करते हैं, मेरा नाम ये है। लेकिन केशव ने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, सिर्फ 1 वर्ड आंसर दिया, केशव। तो इसीलिए कहा गया है कि उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। उलझन में पड़े यानी कि कंफ्यूजन में खड़े हुए केशव ने तुरंत हाँ कर दिया। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल सर आपके क्लास में आए, आपके क्ले मॉडलिंग से वो इतने खुश हो गए कि प्रिंसिपल सर ने पूछा, क्या तुम मुझे ये फ्लावर बनाना सिखाओगे? तो हम भी कंफ्यूजन में क्या करें क्या नहीं करें, ज़्यादातर समय हम हाँ बोल देते हैं। तो वैसे ही केशव तो थोड़ा कंफ्यूज था ही कि उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे समय में कंफ्यूजन में पड़े पड़े भी उसने सिर हिला दिया, यानी कि उसने हाँ बोल दिया। फिर बादशाह अकबर ने कहा, तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। इंतज़ाम यानी कि अरेंजमेंट, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि तुम्हें मेरे लिए लेकर आना होगा। फिर केशव ने क्या किया? केशव ने फुर्ती से यानी कि एकदम तेज़ी से भागते हुए अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव लौट आना मतलब जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते पे यू टर्न लेके वापस आ जाना। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए। दोस्ताना अंदाज यानी कि फ्रेंडली स्टाइल में। बादशाह अकबर बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे और वो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते थे, सबको अपना दोस्त बना लेते थे। तो वैसे ही दोस्ताना अंदाज में एकदम फ्रेंड्स की तरह बादशाह अकबर केशव के पास ही ज़मीन पर बैठ गए। सोचिए तो, क्या हम कभी सोच सकते हैं कि इतने बड़े राजा कभी ज़मीन पर बैठकर किसी के साथ कुछ काम करेंगे या फिर बातें करेंगे? लेकिन अकबर जी बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। क्योंकि बादशाह अकबर को स्टोन कार्विंग सीखना था, तो उन्होंने पास में पड़े हुए पत्थर को अपनी ओर खींचा, अपनी ओर लिया और फिर केशव से कहा कि हाँ, अब बताओ मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे कैसे करना है। फिर केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। केशव को फिर भी थोड़ा डाउट हो रहा था, संदेह हो रहा था कि इतने बड़े राजा जी पता नहीं मेरे से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, उन्हें ये सब काम करने की क्यों ज़रूरत है। ये सब कन्फ्यूजन, ये सब डाउट लिए हुए केशव ने राजा अकबर की तरफ देखा और कहा, हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। फिर दोस्ताना स्वभाव में ही राजा जी ने बोला कि क्यों, ऐसा डाउट तुम्हें क्यों हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है अपने ऊपर कि मैं भी तुम्हारी ही तरह तुमसे ज़रूर सीख लूँगा स्टोन कार्विंग करना। फिर केशव ने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया। सक पका जाना यानी कि असमंजस में पड़ जाना, कन्फ्यूजन में हैरान हो जाना, या फिर किस समय मुंह से क्या निकल जाए इसका ज्ञान ना होना, वो होता है सक पका जाना। उसने फिर एक्सप्लेन किया
दरअसल एक्चुअली मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमने भाव यानी कि जिसे हम मान नहीं सके, जिसे एक्सेप्ट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, कुछ सोचते हम जब कुछ और ही बोल देते हैं, वो होता है अनमना भाव। लेकिन अकबर जी हंसते हुए बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में एक इंसान की मदद की थी, किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? अब केशव का कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया था। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींची। कोयला क्या होता है? सबसे पहले एक काले रंग का ईंधन होता है जिसका इस्तेमाल जलाने में और उसके ऊपर उसकी गर्मी से खाना पकाने के लिए पहले ज़माने में लोग करते थे। अभी भी कुछ लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयला इतना काला होता है कि इसको अगर किसी सरफेस पे हम चौक की तरह लाइन लगाएं तो एक काली लाइन पड़ जाती है। तो इसके पापा ने भी जैसे केशव को स्टोन कार्विंग सिखाया था, पहले एक लाइन बनाया था और उसके बाद उसी लाइन के ऊपर छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करते करते उसी लाइन के ऊपर से तराशना सिखाया था। वैसे ही केशव ने भी राजा जी को सिखाने के लिए एक कोयला उठाया, उससे एक लाइन खींची और फिर उस लाइन के ऊपर छेनी को रख के हथौड़ा कैसे मारना है धीरे धीरे वह सिखाना शुरू कर दिया। तो वही यहाँ पे बोला है, उसने कोयले के एक टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर, लकीरें यानी कि लाइंस खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। नमूना यानी कि मॉडल, एक आसान सा लाइन बनाया, मॉडल बनाया, जिस पर कि राजा जी को सबसे पहला बेसिक लाइन बनाना, कार्विंग करना सिखाया जाए। और गंभीरता से कहा, गंभीरता मतलब सीरियसली, एकदम कंसंट्रेशन से भरे हुए आवाज में उसने कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, कार्व करना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। मान लीजिए आप क्ले मॉडलिंग कर रहे हैं और आपने एक चाकू से जोर से क्ले पर वार किया, तो क्या होगा? क्ले तो कट के दो हिस्सों में बट जाएगा, लेकिन वो क्ले मॉडलिंग नहीं हो पाएगा, कार्व नहीं हो पाएगा। आपको क्ले को धीरे धीरे करके ही दबाना पड़ेगा उस पर कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो वैसे ही राजा जी ने जैसे ही ज़ोर से पत्थर पे छेनी रख के वार किया तो वो पत्थर पे जो कट का निशान हुआ था वो कुछ ज़्यादा ही गहरा हो गया, यानी कि डीप करके कट हो गया। केशव ने राजा जी से कहा, अरे अरे नहीं नहीं। केशव ने तुरंत ही गलती पकड़ ली। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे ऐसे केशव ने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे। केशव ने राजा जी से ये भी कहा कि अपनी आंखों को थोड़ा बंद बंद करके रखे, वरना नहीं तो किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। किरचे यानी कि जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जब हम स्टोन्स को कट करते जाते हैं छेनी हथौड़ी से, तो कट पीसेस पत्थर के उड़ उड़ के हमारी आंखों में आ सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद अकबर मुस्कुराए। अकबर जी मुस्कुराते हुए बोले, जी हुजूर। जवाब में केशव ने भी मुस्कुरा दिया। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा, क्योंकि हम जब किसी को देख के स्माइल करते हैं तो वो भी हमें देख के वापस स्माइल करता है। क्योंकि राजा जी बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे, वो हंसी मजाक के साथ अपना काम सीख रहे थे और केशव को भी उन्हें काम सिखाने में बहुत मज़ा आ रहा था। वह लगभग यानी कि केशव लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में, उसके पास में बैठा यह व्यक्ति, ये इंसान हिंदुस्तान का बादशाह है। हिंदुस्तान यानी कि भारत, इंडिया, इंडिया का राजा था उस समय अकबर। चलिए राजा अकबर के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहली बात, राजा अकबर हमारे देश में तीसरे मुगल सम्राट थे।
जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, ये हमारे इंडिया का मैप है कई 100 साल पहले, इन द ईयर 1556। ये कौन सा साल है? 2021। तो वैसे ही बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो जब 1556 ईयर था, उस समय से लेकर 1606 ईयर तक राजा अकबर ने इंडिया पे रूल किया था। और इनका राज्य, इनका एम्पायर कितना बड़ा था, पूरा अफगानिस्तान तक फैला हुआ। ये एरिया जो आज के टाइम में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, इतने बड़े साम्राज्य के राजा थे राजा अकबर। पहले मुगल सम्राट कौन थे? बाबर। बादशाह बाबर ने ईयर 1526 में हिंदुस्तान पे राज किया था। उसके बाद राजा के बेटे ही राजा बनते थे। बाबर के बेटे हुमायूं राजा बने, हुमायूं के बेटे थे अकबर, इसीलिए वो तीसरे मुगल सम्राट बने। और इन्होंने ही आकर आगरे का किला बनवाया था। अगर आप आगरा में जाएंगे तो आज भी आपको आगरे में आगरे का किला देखने को मिलेगा। इसके अलावा अकबर का मकबरा भी सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा, यानी कि जिस जगह पे मरने के बाद अकबर जी को दफनाया गया था। उसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर और जहांगीर के बेटे शाहजहां, जो 5वें मुगल बादशाह थे, और इन्होंने ही ताजमहल बनवाया था। तो ये है मुगल सल्तनत की थोड़ी सी जानकारी, जिसके बारे में आप और भी डिटेल में अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो केशव वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में, उसके पास में बैठा यह व्यक्ति, ये इंसान हिंदुस्तान का बादशाह है, यानी कि भारत का राजा है। एक अनाड़ी से वयस्क पर, वयस्क मतलब एक एडल्ट इंसान जो शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित हो चुका हो। जैसे एक छोटा सा बेबी जिसे कुछ भी नहीं आता, एकदम छोटे साइज का, इसकी ग्रोथ और होनी बाकी है। ये थोड़ा बड़ा जब हो जाएगा तब आपके जैसा बड़ा सा बच्चा बन जाएगा, लेकिन आपको भी तो बढ़ना और है। इसीलिए जब आप भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाओगे 18-20 ईयर्स के एज में, तब हम उन्हें एडल्ट कहते हैं, यानी कि पूर्ण वयस्क इंसान जो एकदम बड़ा हो चुका है और जो बॉडी की तरफ से, शारीरिक रूप से, शरीर के रूप से और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। उसकी एज बढ़ेगी लेकिन बॉडी का हाइट, बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा ही रह सकता है, तो वो होता है वयस्क। तो केशव एक अनाड़ी से वयस्क पर, कैसा वयस्क? अनाड़ी सा वयस्क। अनाड़ी एक विशेषण शब्द है जिसका मतलब है नासमझ, अकुशल, जिसे किसी चीज़ को करने की नॉलेज नहीं है, जो थोड़ा सा टैलेंटलेस है। और इस कहानी में अनाड़ी किसे बोला गया है? बादशाह अकबर को, क्योंकि उनके पास स्टोन कार्विंग करने का स्किल नहीं था और वो केशव से ये सब सीख रहे थे। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे, यानी कि केशव को, मज़ा आ रहा था। धाक जमाना एक मुहावरा है जिसका मतलब है अपना श्रेष्ठ सिद्ध करना, अपने काम का धाक जमाना, कि देखो मुझे तो ये आता है लेकिन तुम्हें नहीं आता, इस तरीके का फीलिंग। तो एक अनाड़ी से वयस्क पर एक ऐसा एडल्ट जिसे स्टोन कार्विंग का टैलेंट नहीं आता है, उस इंसान पे अपने काम का, अपने टैलेंट का धाक जमाने में केशव को बहुत मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। जैसे आप हैंडराइटिंग लिखते हैं, कोई काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, और मैडम आपको बड़े ध्यान से देख रही है कि आप उस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। और जैसे ही कोई भी गलती होती है, मैडम तुरंत ही गलती को पकड़ लेती है और आपको सुधारती है, सिखाती है। वैसे ही केशव भी बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को स्टोन्स पे कार्व कर रहे हैं, उकेर रहे हैं। बादशाह से ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी चूक हो जाने पर, यानी कि गलती हो जाने पर, फौरन एकदम क्विकली उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। त्योरियाँ यानी कि गुस्सा आ जाना। त्योरियाँ चढ़ जाना भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है क्रोध के कारण सिर गर्म हो जाना, गुस्सा हो जाना। तो जैसे ही बादशाह अकबर से थोड़ी सी भी चूक, गलती हो जाती तो केशव को जल्दी ही गुस्सा आ जाता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, यानी कि अकबर जी पूछते रहते, केशव सही नहीं है क्या? अब ठीक है ना? जैसे कि नया नया कोई भी काम सीखते हुए कोई भी इंसान पूछता है, और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता।
असहमति यानी कि जिस चीज़ पर हमारी सहमति नहीं है, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मान नहीं पाते। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है या फिर केशव को पसंद नहीं आ रही है तो वो मना कर देता, अपनी असहमति जता देता, यानी कि वो मना कर देता कि नहीं राजा जी, ये सही नहीं है, आपको इस तरीके से करना है ताकि वो सही हो जाए। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान से बैठ जाना यानी कि आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के बैठ जाना, और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए यानी कि इतने मन लगा के काम करना कि काम में खो ही जाना। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, एहसास होना मतलब पता ही नहीं चला कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश यानी कि आसपास जो दूसरे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, मौजूद यानी कि प्रेजेंट होना, आसपास जो दूसरे लोग प्रेजेंट थे उन्हें यानी कि अकबर को और केशव को वो दूसरे लोग बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल से देखना यानी कि बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा भरे मन के साथ केशव को और अकबर जी को देख रहे हैं। मान लीजिए आपके क्लास में प्रिंसिपल सर आए और आपके साथ कुछ बातचीत करने लगे, तो आपके बाकी क्लासमेट्स भी आपको बड़े ही कौतूहल के साथ देखेंगे ना कि अरे हमारा फ्रेंड प्रिंसिपल सर के साथ क्या क्या बात कर रहा है। ये सब जानने की एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, उसी को कौतूहल कहा गया है। उसके बाद अकबर ने गौर किया। गौर करना यानी कि ध्यान से देखा कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था। अकबर जी ने ये देखा कि केशव को उसके पापा ने जो नमूना बना के दिया है, मान लीजिए ये एक डिज़ाइन है जो उसके पापा ने बना के दिया था कि तुम इन लाइन के ऊपर ही छेनी हथौड़ा चलाकर इनमें कटाव करो, लेकिन केशव इन डिज़ाइन के ऊपर अपनी छेनी हथौड़ी चलाने के अलावा अपने मन से भी कुछ जोड़ रहा था, यानी कि अपने मन से भी कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइंस वो बना रहा था। और उन डिज़ाइंस की वजह से, उनमें जो वो कुछ भी जोड़ रहा था उनकी वजह से, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर यानी कि केशव के काम करने के स्टाइल को देखकर अकबर ने धीमी आवाज़ से कहा, यानी कि बहुत ही प्यार से नरम आवाज़ में आहिस्ता से केशव से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। क्योंकि राजा जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस को देखा था, और इतने छोटे बच्चों के हाथ से जब वो इतनी सुंदर चीज़ें बनते हुए देखते थे तो वो सबको मोटिवेट भी करते थे। और वैसे ही उन्होंने केशव को भी मोटिवेट किया था कि देखना केशव, तुम भी एक दिन बहुत बड़े टैलेंटेड कलाकार बनोगे, और हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, एकदम लार्ज स्केल में, फैक्ट्री। केशव ने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, कारखाना? कैसा कारखाना? बादशाह अकबर ने कहा, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, यानी कि फतेहपुर सीकरी में आगरा से लोग आके यहाँ पे रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। और बादशाह अकबर के कारखाने में बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत सारे शिल्पकार की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए राजा अकबर ने केशव से ऐसा कहा, इन कारखानों में मेरी सल्तनत के, सल्तनत यानी कि जहाँ पे मैं रूल करता हूँ, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में कोई राजा रूल करता है, राज करता है, उसे सल्तनत कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया यानी कि द बेस्ट पर्सन, सबसे अच्छे काम करने वाले फनकार यानी कि कलाकार, शिल्पकार, जो बहुत ही डिज़ाइनर चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि कारीगर, शिल्पकार, राजमिस्त्री, या फिर सुंदर सुंदर मकान बनाने वाले, कपड़े बुनने वाले इत्यादि, ये सब बादशाह अकबर के कारखाने में आके काम करेंगे। ऐसा बादशाह अकबर का विचार था। इसके अलावा उनके कारखाने में चित्र बनाने वाले कलाकार यानी कि पेंटर्स, गलीचों को बुनकर, गलीचे मतलब कारपेट, इन्हें भी बुनकर तैयार किया जाता है, वीविंग करके। तो बादशाह अकबर के कारखाने में बहुत ही सुंदर सुंदर कारपेट बनाने वाले बुनकर, संग तराश यानी कि स्टोन्स को कार्व करने वाले लोग,
पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी यानी कि डिज़ाइंस करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। वह मुस्कुराते हुए बोला, हंसते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। वो बहुत ही खुश हो गया था, एक्साइटेड हो गया था। अकबर उठ खड़े हुए क्योंकि अब उनका जाने का समय हो गया था। जाते हुए बड़े प्यार से उन्होंने केशव का कंधा थपथपाया, यानी कि उन्होंने केशव को शाबाशी दी और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, यानी कि अपना काम तुम करते रहो। हुजूर, आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता के साथ, वेरी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि सर, विल यू कम अगेन? क्या आप दोबारा आएंगे? बादशाह अकबर ने बोला, मैं ज़रूर आऊँगा केशव, आई विल डेफिनेटली कम अगेन। उसके बाद फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही, यानी कि वो एक्साइटेड होके सबके पास जा के अपनी बातें सुनाने लगा कि बादशाह अकबर ने उससे आके क्या क्या बातें कही थी। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। वो बहुत खुश जो हो गया था। उसके बाद पूरा दिन खत्म हो गया था, रात होने वाली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ, उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मन में सिर्फ बादशाह अकबर के साथ हुई बातें ही उसके मन में चल रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। प्रसिद्ध मतलब इतने फेमस हो गए हो, सभी संगतराश तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। इसीलिए पिताजी ने कहा कि तुम तो इतने फेमस हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपना सिर पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव ने धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है, गुड ह्यूमन बीइंग। केशव के पिताजी ने कहा, बिल्कुल सही। उसके बाद कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये है यहाँ पे आगरा, और आगरा से ही अगर आप कार में जाएंगे तो 1 घंटे की दूरी पर फतेहपुर सीकरी नाम की जगह आएगी। बादशाह अकबर इसी जगह पर अपना नया शहर और किला बनवा रहे थे। तो केशव ने वही पूछा कि आगरा में बादशाह जी के पास एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, पैलेस है, लेकिन वो फतेहपुर सीकरी में आके अपना नया शहर क्यों बनवा रहे हैं? फिर पिता ने कुछ याद करते हुए केशव को बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। फिर पिताजी केशव को उस खास कारण के बारे में बताने लगे। केशव के पिताजी ने कहा, मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, संतान यानी कि बच्चा, जब बादशाह अकबर का कोई भी बेटा या बेटी नहीं थे, वे इस वजह से हर वक्त परेशान रहते थे, सैड रहते थे। वे बहुत सारे साधु संतों और फकीरों के पास गए थे, उनसे ब्लेसिंग्स लेने, कुछ उपाय पूछने। भटकते भटकते मतलब यहाँ वहाँ हर जगह घूमते घूमते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी में आए। तो बादशाह अकबर बहुत सारी जगह घूम घूम कर जब वो कुछ भी हासिल ना कर पाए तो अंत में वो इनके पास सीकरी में आए। ख्वाजा सलाम चिश्ती ने उन्होंने ही बादशाह को बताया था कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। ख्वाजा सलाम चिश्ती ने ऐसी भविष्यवाणी की थी, उनका फॉर्चून बताया था। तो केशव ने भी जल्दी से उन 3 प्रिंस के नाम बताए, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। पिताजी ने कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह अकबर ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला कर लिया। जब हम भी किसी फॉर्चून टेलर के पास जाएं और वो हमें कुछ ऐसा फॉर्चून बता दे जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, हम उन्हें मानने लगते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो बादशाह अकबर भी, जिनकी एक भी संतान नहीं थी और उनके बारे में किसी ने ऐसा फॉर्चून बताया कि उनके एक नहीं 3 बेटे होंगे, और वो हुए भी, तो बादशाह अकबर ख्वाजा सलाम चिश्ती को इतना मानने लगे थे कि उनके सम्मान में, उसके रेस्पेक्ट में फतेहपुर सीकरी में जाकर
एक नया नगर बसाने का फैसला कर लिया था, इसीलिए यहाँ पे आकर वो एक नया शहर बनवा रहे थे। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है, यानी कि ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा। अब केशव को समझ में आ गया था कि बादशाह अकबर ने अपना आगरा छोड़कर यहाँ फतेहपुर सीकरी में नया शहर क्यों बसाया, और उसने कहा, हाँ, और इसी कारण हम यहाँ यानी कि सीकरी में एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदा आवाज़ में बोला। उनिंदा आवाज़ यानी कि ऊंचे आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा अब सो चुका था, सो गया था। तो है ना कितना मोटिवेशन भरा चैप्टर। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और ख़त्म होता है हमारा पार्ट 2 वीडियो। इसी चैप्टर का पार्ट 1 आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग को इसी तरीके से वर्ड मीनिंग और पिक्चर के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? यही कि अगर केशव 10 साल का बच्चा होके इतना मन लगा के काम कर सकता है कि बादशाह अकबर भी जिसके फ़ैन बन जाए, बादशाह अकबर जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही बहुत बड़ा लड़ाई लड़के नाम कमा लिया था, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप भी 10-12 साल की उम्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस बारे में सोचिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए। मिलते हैं हम हमारे अगले पार्ट के साथ, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जो होगा आपका पार्ट 3 वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.